हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। हमारा फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है। फाइनल अकाउंट्स को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट। आज हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट, जिसे कहते हैं व्यापारिक खाता। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है और इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, ये सब आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वह व्यापारिक खाता जो क्रय तथा विक्रय लागत की तुलना करके सकल लाभ या सकल हानि बताता है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट एक व्यापारिक खाता होता है जो क्रय की लागत यानी कि खरीदे गए माल की लागत हमें बताता है कि जितना भी माल एक साल के अंदर अंदर जितना भी माल परचेस किया है उसकी कॉस्ट क्या है, और विक्रय की लागत जितना माल बेचा है उसकी लागत क्या थी। बेचे गए माल की लागत भी हमें बताता है कि उसकी कॉस्ट कितनी थी और जब हमने उसे बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो इस तरीके से दोनों में तुलना करके सकल लाभ और सकल हानि बताता है। सकल लाभ, सकल हानि का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। इसे ग्रॉस प्रॉफिट लॉस इसलिए कहा गया है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाया जाता है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसमें नहीं लिखा जाता है। इसलिए जब ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से तो उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी माइनस किया जाता है इसमें से। इसलिए इस ट्रेडिंग अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है उन्हें कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, यानी कि सकल लाभ या हानि। ट्रेडिंग अकाउंट से बेची गई माल की हम लागत पता कर सकते हैं और विक्रय मूल्य में से उस लागत को माइनस करके सकल लाभ या हानि हमें पता लग जाती है। व्यापार खाता बनाने के क्या उद्देश्य होते हैं, क्यों बनाया जाता है ये फर्स्ट रीजन यही हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करने के लिए। ये मेन उद्देश्य होता है कि जो बिजनेस कर रहे हैं साल भर तक माल खरीदा बेचा, एक्सपेंसेस किए इनडायरेक्ट डायरेक्ट वाले, तो उससे हमारी कंपनी में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ ये पता करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो इसका मेन उद्देश्य हो गया ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस का पता करना कि कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसकी क्या पोजीशन है। सेकंड होता है प्रत्यक्ष व्ययों की जानकारी प्राप्त करने के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हुए हैं कितने वो पता करने के लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर प्रत्यक्ष व्यय की जानकारी के लिए। इसके अलावा अंतिम स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक पता लगाने के लिए कि जब पूरे साल भर में हमने माल खरीदा और उसमें से खरीदे हुए माल में से कितना माल बिक गया और कितना रह गया है माल बिना बिका हुआ, तो वो देखने के लिए भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी मिलती है। इसके अलावा फोर्थ, ओपनिंग स्टॉक की जानकारी, और लास्ट जो माल बिक गया है उस बेचे हुए माल की क्या कॉस्ट थी वो पता करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया जाता है, जिसे हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। तो यही इसका उद्देश्य होता है। इनमें तुलना की जा सकती है, देखा जाता है, और अगर किसी तरह का मान लीजिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं तो हम उसका रीज़न पता कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस वजह से ज़्यादा हुए हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है हमारे पास
उसमें से कितना माल ख़राब है, कितना सही है, ओपनिंग हमारे पास पहले का कितना था, और जो माल हमने बेचा है उसकी लागत कहीं ज़्यादा तो नहीं आई है, अगर है तो उसका क्या रीज़न है, और उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब रीज़न से जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे, किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर हम हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी साल समाप्त हो रहा है यहाँ हम लिख देंगे 31 मार्च या फिर 31 दिसंबर। उसमें 4 कॉलम्स होते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इस साइड डेबिट साइड होता है ये, और यहाँ क्रेडिट साइड होता है। जितने भी डेबिट साइड के आइटम्स होंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, क्रेडिट से रिलेटेड आइटम्स को हम वहाँ लिखेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें सिर्फ 6 चीज़ें आनी चाहिए, 6, जिसे भी वो 6 चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई तो समझ लीजिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत अच्छे से आ गया। फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है प्रारंभिक स्टॉक जो बचा हुआ है, यानी कि पिछले साल, जो साल बीत चुका है, पिछले साल में जो माल बिना बिका रह गया होगा। सपोज ये है 2018, ये हमारा 2019। 2018 के जब पूरा साल ख़त्म हो गया होगा और फाइनल अकाउंट बनाए होंगे, तो जो माल बिकने से रह गया होगा वो तो हो गया होगा क्लोजिंग स्टॉक, और वही माल 2019 के लिए कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। शुरुआत में हम देखेंगे कि पहले का कितना स्टॉक बचा हुआ है। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब है पिछले गत वर्ष का जो माल बचा हुआ है, बिना बिका रह गया है, वो हम यहाँ लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे इसका अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है, क्योंकि जब नया बिजनेस स्टार्ट है तो इसका मतलब पहली बार फाइनल अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, तो पिछले साल का किसी तरह का कोई क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक, और इसलिए ओपनिंग स्टॉक उसमें नहीं आता उस कंडीशन में। सेकंड वर्ड होता है टू परचेजेस। एक साल के अंदर अंदर, जो भी ईयर चल रहा है उस पूरे साल के अंदर अंदर जितना भी माल खरीदा गया है वो सब यहाँ आएगा, लेकिन नेट परचेज हम यहाँ लिखते हैं। नेट परचेज का मतलब होता है टोटल परचेज, उसमें से लेस किया जाएगा परचेज रिटर्न। अगर हमने खरीदे हुए माल को किसी न किसी वजह से अगर रिटर्न किया है तो उसे परचेज में से पहले माइनस कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए माल को दान में दे दिया है, ठीक है, चैरिटी में दिया है, या फ्री सैंपल के रूप में दिया है, या माल आग से या किसी और वजह से नष्ट हो गया है, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे कि उसे भी इसमें से माइनस किया जाता है, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में उसे दिया गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम, अगर ट्रायल बैलेंस में ये लिखा हुआ है कि चैरिटी डोनेशन में मतलब जो माल दिया गया है, तो उस कंडीशन में हम मानेंगे कि परचेज में से वो माइनस किया हुआ है, हम उसे यहाँ माइनस नहीं करेंगे। वो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे दी जाएगी, और अगर ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा हुआ था वो, तो उस कंडीशन में हम परचेजेस में से डोनेशन में जो माल दिया है या चैरिटी में जो हमने माल दिया है, फ्री सैंपल के रूप में दिया है, उसे भी परचेजेस में से माइनस किया जाता है, और फिर नेट परचेज हम निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा टू, देखिए परचेज में चाहे माल नगद खरीदा है या उधार माल खरीदा है, दोनों तरह के माल का टोटल यहाँ आया जाता है, और दोनों को टोटल करके ही टोटल परचेज में से हम परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हैं, ठीक है। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया है, पहले की वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ा था।
ऐसे खर्चे जो कि माल को खरीदने से संबंधित होते हैं, माल को खरीदने से लेकर उसे अपने गोदाम तक या फैक्ट्री तक लाने तक का जितना भी खर्चा होता है वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। या फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन को खुद बनाती है, तो उस कंडीशन में उस माल की प्रोडक्शन से रिलेटेड भी जितने खर्चे होते हैं वो सब भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ से हमें माल खरीदना है, ये कोई कंपनी या फैक्ट्री जो भी है, ठीक है, यहाँ से हम स्टॉक को खरीद रहे हैं और ये हमारी कंपनी है या हमारी फैक्ट्री है, अगर मैन्युफैक्चरिंग तो फैक्ट्री या फिर हमारी कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ से माल हमने खरीदा, तो माल खरीदने का उसके बाद उस माल को यहाँ तक, जब तक वो माल यहाँ तक नहीं पहुँच जाता है तब तक का जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी का जो खर्चा हुआ होगा, उस गाड़ी का जो ड्राइवर होगा उसका जो हमने भी जो भी उसको वेजेस दी होगी, मजदूरी, वो खर्चा, वो सारा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। लेकिन अगर वो माल हमारे यहाँ पहुँच गया, कंपनी में या हमारे व्यापार में पहुँच चुका है, उसके बाद का जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आता है। जैसे कि ऑफिस भी होता है कंपनी में, और ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति को सैलरी दी जाती है, अकाउंटेंट्स होते हैं और उनकी लाइटिंग का खर्चा आता है, पानी बिजली का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सिर्फ और सिर्फ जिस माल का हम बिजनेस कर रहे हैं उस माल से डायरेक्ट जो रिलेटेड होगा, उस माल को हमने खरीद लिया। अब जो व्यक्ति उस माल को उठाने वाले भी होते हैं, व्यक्ति जो उठा के रखते हैं गाड़ी में, उनको जो पैसा दिया, फिर जब माल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा हमारे बिजनेस तक, तो फिर माल को गाड़ी में से उतरवाया जाता है, ठीक है, गोदाम तक पहुंचवाया जाता है, तो उन व्यक्तियों को जो पैसा दिया जाएगा वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपनी फैक्ट्री में माल को खुद प्रोडक्ट करती है, रॉ मटेरियल ला करके, तो उस फैक्ट्री का जो खर्चा होगा, उस फैक्ट्री में बिजली का जो खर्चा आएगा, फैक्ट्री में मशीनें हैं तो उसमें ऑयल का खर्चा, मशीनों में अगर कोयला है, कोयला यूज़ किया जा रहा है, फ्यूल है, ऑयल, डेप्रिसिएशन, ये सारा खर्चा भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा जो कि माल से सीधे संबंधित होता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गए डेबिट साइड के आइटम्स। ओपनिंग स्टॉक आता है, उसके बाद हम परचेजेस लिखते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो हम यहाँ लिख देंगे। क्रेडिट साइड में लिखा जाता है सबसे पहले बाय सेल्स। बाय सेल्स में हम नेट सेल्स लिखेंगे, यानी टोटल सेल्स में से जब सेल्स रिटर्न को माइनस किया जाएगा, सपोज यहाँ टोटल सेल्स है, हम उसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, और जो भी नेट सेल्स हमारा आएगा वो हम यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। जितना भी माल बेचा है एक साल के अंदर अंदर हमने, वो सारा टोटल करके बाय सेल्स हम लिखेंगे यहाँ, और सेल्स अकाउंट में लिख दिया जाता है। इसमें नगद माल बेचा हो चाहे उधार में माल बेचा है, दोनों ही टाइप का बेचा हुआ माल हम यहाँ टोटल करके लिखते हैं। इसका कोई रूल नहीं है कि नगद माल ही यहाँ पे आएगा या उधार बेचे गए माल की एंट्री हम यहाँ करेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट को भी यहाँ पे लेस कर दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके दिखाया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। मान लीजिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमने जितना भी माल बेचा वो हमने यहाँ लिख दिया। उसमें से जितना बिका हुआ माल अगर रिटर्न हमारे पास आया तो वो हमने सेल कर दिया, ट्रेडिंग डिस्काउंट लेस किया, पूरे साल भर माल को खरीदा बेचा। साल के एंड में यानी 31 मार्च को अब हम देखेंगे कितना माल, कितना स्टॉक बिना बिका रह गया है जो कि हमारे पास रखा हुआ है, वो कहलाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। उसका अमाउंट हम यहाँ अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में भी दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाया जाता है, क्योंकि बिजनेस कभी भी पूरा माल नहीं बिकता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन हो भी सकती है, लेकिन जो माल बिकने से रह जाता है, बच जाता है, उसे ही क्लोजिंग स्टॉक कहा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक
कि वैल्यू हम यहाँ क्या लिखेंगे, तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक का एक रूल होता है, 31 मार्च को जो माल बिकने से रह गया उस डेट को हम देखेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी है, जो माल बिकने से रह गया उसकी लागत कितनी आई थी और मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है। दोनों वैल्यू में से जो कम होती है वही वैल्यू यहाँ लिखी जाती है। और ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ होगा, दिया हुआ होगा कि क्लोजिंग स्टॉक का बाजार मूल्य तो इतना है, मार्केट वैल्यू इतनी है और कॉस्ट वैल्यू इतनी है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों में से जो भी कम होगा, मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट वैल्यू, इन दोनों में से कंपेयर करके देखेंगे, जो वैल्यू कम होती है वही वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक के लिए लिखी जाती है। ठीक है, मान लीजिए हमारा ओपनिंग स्टॉक है 100 रुपीज़ का, ठीक है, और हमने 50 रुपये का माल और खरीद लिया। 100 रुपये का माल तो पहले से ही हमारे पास रखा हुआ था, हमने 50 रुपये का माल और खरीद लिया। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं 50 रुपये, माल को खरीदा, उसको गोदाम तक लाए, तो 50 रुपये का खर्चा हमारा और हो गया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इसके अलावा अब हमने बेचा है, मान लीजिए हमने माल को बेच दिया 300 रुपये में और क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ रहा है 100 रुपये से। तो देखिए इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस देखेंगे किस तरीके से निकाला जाता है। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होती है तो इसका मतलब हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट को हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है। अगर डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट साइड की कॉलम के अमाउंट से तो ग्रॉस लॉस होता है, उस लॉस को हम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। लॉस हो रहा है तो क्रेडिट साइड में, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। 2 ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस होता है तो बाय ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब क्वेश्चन को हम कैसे देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है, टू परचेज, हमने माल खरीदा 50 रुपये का, तो टोटल माल कितना हो गया हमारे पास 150 रुपये का। ठीक है, 150 रुपये का माल हुआ, लेकिन 50 रुपये हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया है, तो 200 रुपये हम मानेंगे कि 200 रुपये का माल अभी हमारे पास है। ठीक है, 200 रुपये के माल में से 100 रुपये का माल तो बिना बिका हुआ रह गया हमारे पास। ठीक है, 200 रुपये का टोटल माल है, पहले का तो है 100, 50 का और खरीद लिया और इतना खर्चा मिला के टोटल हो गया 200 का माल। 200 में से क्लोजिंग यानी लास्ट में बिना बिका हुआ रह गया 100 का माल, यानी 100 रुपये का माल हमने बेचा है। उस 100 रुपये का माल को हमने कितने में बेचा है, 300 रुपये में। 100 रुपये के माल को 300 रुपये में बेचा है, इसका मतलब है 200 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। 300 रुपये में बेचा और जो माल हमने बेचा है उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी लागत क्या है, 100 रुपये। तो इसे हम बोलेंगे बेचे हुए माल की लागत, वो है 100 रुपीज़, और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो है 200 रुपये, उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब देखिए दोनों साइड के बैलेंस हमारे इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ का टोटल है हमारा 400 और यहाँ का टोटल हमारा आ गया 400। तो इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ये जो 6 चीज़ें हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट और ये, इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट में और कुछ नहीं आता है। अगर ये 6 की 6 चीज़ें आपने बिल्कुल क्लियर कर लिया तो समझ लीजिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बहुत अच्छे से बनाना आ जाएगा। इनमें से कोई सी भी एक चीज़ आपको नहीं दी होगी एग्जाम में और वो पूछा जाएगा। हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हो और ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस दे दिया हो, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा उस क्वेश्चन में। हो सकता है सेल्स नहीं दिया हो तो आपको सेल्स भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल बेचा है उसकी क्या कॉस्ट है। तो देखिए उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स
सोल्ड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद इससे ये हो जाएगा कि अभी प्रेजेंट में इतना माल है और उसकी टोटल कॉस्ट इतनी है टोटल स्टॉक की, उसमें से माइनस कर दिया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इतना माल बिकने से रह गया, तो जो माल नहीं बिका इसका मतलब बाकी का जो बच रहा है वो सारा का सारा बिक गया। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की लागत। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला जाता है। हम इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी इसे निकाल सकते हैं। ग्रोस प्रॉफिट के लिए हम एक समीकरण लिख सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा नेट सेल्स, सेल्स रिटर्न इसमें से माइनस है, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना अभी हमने देख ही लिया किस तरीके से निकाला जाएगा। इन तीनों आइटम्स को प्लस करके उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसे जब हम सेल्स में से माइनस कर देंगे, देखिए सारी चीज़ें इस अकाउंट में भी आ रही है, ये तीनों अकाउंट कवर हो गए, इनमें से हमने इसको माइनस किया, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको लेस कर रहे हैं सेल्स में से, सेल्स में से लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रोस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। अगर कॉस्ट ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में ग्रॉस लॉस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स। उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, ग्रॉस लॉस। लॉस होने पे कॉस्ट ज़्यादा होगी और जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो जाएगी। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी आइटम्स हमने लिखे हैं, इनके थ्रू अगर हम एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री, तो वो एंट्रीज कहलाती है फाइनल एंट्रीज, यानी कि अंतिम प्रविष्टियां। कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक या ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, ये एंट्री बन गई। ये एंट्री कहलाती है फाइनल एंट्रीज। इन एंट्रीज को करने के बाद ये अकाउंट्स बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से, इसीलिए इन्हें फाइनल एंट्रीज कहा जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेज अकाउंट, इससे परचेज अकाउंट क्लोज हो जाएगा बिल्कुल, इसके बैलेंस को अब आगे कहीं नहीं ले जाया जाएगा, ये यहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। इसके अलावा ट्रेडिंग अकाउंट टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ अगर हम सेल्स से रिलेटेड बनाए तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जैसा कि हमने जर्नल से लेजर पोस्टिंग सीखी थी, यहाँ पे हम एंट्रीज बनाना सीख रहे हैं। देखिए सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा, और वही हमने इसमें किया है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स आता है। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम एंट्री लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया जाता है। तो ये जो एंट्रियां बनाई गई हैं ये कहलाएंगी अंतिम प्रविष्टियां, जो कि अंतिम खातों से बनाई जाती है, और इनका अमाउंट यहीं से जो इस अकाउंट में है वही अमाउंट इस कॉलम में या इनमें लिखा जाता है। अब एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, जो कि आपके एग्जाम में किस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है।
एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार खाता तैयार कीजिए। यानी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमें और इंफॉर्मेशंस दी हुई है 31 मार्च 2017। हम यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च ठीक है। अब इसमें इंफॉर्मेशंस दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2016 को 4 लाख रुपए से। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे डेबिट साइड में। इसका मतलब है हमारे पास कितना स्टॉक पिछले साल का बचा हुआ है, टू ओपनिंग स्टॉक। ₹4 लाख, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है परचेजेस 15 लाख रुपए। टू परचेजेस हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो परचेजेस होता है वो नेट परचेज होना चाहिए। तो अब हम इसमें देखेंगे कहीं पे परचेज रिटर्न तो नहीं दिया हुआ। परचेज रिटर्न अगर दिया है तो पहले हम उसको एडजस्टमेंट करेंगे परचेज में से। तो इसमें रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, खरीदे हुए माल को रिटर्न कर देना, तो वो आउटवर्ड हो रहा है। तो ये हम परचेजेस में से माइनस करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है 90,000 रुपये से, लेस करेंगे हम रिटर्न आउटवर्ड। तो देखिए 15 लाख रुपीस में से हम 90,000 रुपये लेस करेंगे और नेट परचेज हमारा आ जाएगा 14,10,000 रुपये। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स। सेल्स हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स। फाइनल अकाउंट्स में हम यहाँ अकाउंट नहीं लिखते हैं। सेल्स को नेट सेल्स का अमाउंट यहाँ लिखने से पहले हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में कहीं पे सेल्स रिटर्न तो नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है, तो रिटर्न इनवर्ड ही सेल्स रिटर्न होता है, यानी बिका हुआ माल वापस हमारे बिजनेस में आ रहा है। तो वो हम लेस करेंगे टोटल सेल्स में से रिटर्न्स इनवर्ड। $38 लाख सेल्स में से लेस करेंगे 1,50,000 रुपीज, तो अमाउंट आ जाएगा नेट 36,50,000। तो ये हमारा नेट सेल्स आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय। तो देखिए फ्रेट और ऑक्ट्रॉय जो है ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा, क्योंकि माल को खरीदा होगा तो जो गाड़ी का किराया दिया है वही फ्रेट होता है। टू फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, ये हमें दिया हुआ है 50,000 रुपये से, वो अमाउंट यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है वेजेस, मजदूरी चुकाई, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टू वेजेस 2,25,000 रुपये। नेक्स्ट है फैक्ट्री लाइटिंग, तो ये हमने अभी पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। फैक्ट्री में अगर माल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो फैक्ट्री का जितना भी खर्चा होगा वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, क्योंकि माल को जब माल बन रहा है तो उस कंडीशन में लाइट्स यूज़ की जाती है, मशीनों में लाइट यूज़ की जाती है, ट्यूबलाइट्स वगैरह जो भी है, तो इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। टू फैक्ट्री लाइट 80,000 रुपीज़। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी एक होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है जब माल खरीदा जाता है, ठीक है, माल खरीदने से रिलेटेड तो होता है, परचेज से रिलेटेड होता है इम्पोर्ट ड्यूटी, और माल को बेचने से रिलेटेड होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो हम यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में माल को परचेज करने से रिलेटेड
जो एक्सपेंसेस है वही आएंगे, इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे इम्पोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो सेल्स से रिलेटेड है। एक्सपोर्ट ड्यूटी है 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट इसमें है ऑफिस रेंट। जो ऑफिस बना हुआ है कंपनी का, उसका किराया पे किया होगा, तो ऑफिस रेंट को हम यहाँ पे डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये माल से रिलेटेड नहीं है। फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री का जो किराया है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। फैक्ट्री रेंट दिया हुआ है 80,000 रुपये, 80,000। नेक्स्ट कैरिज आउटवर्ड। तो एक तो होता है कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउटवर्ड। कैरिज इनवर्ड तब दिया जाता है जब माल को परचेज किया जाता है और आउटवर्ड तब दिया जाता है जब सेल किया जाता है। तो सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस तो हमें यहाँ लेने ही नहीं है, तो कैरिज आउटवर्ड को हम नहीं लिखेंगे इसमें। ऑफिस रेंट को भी नहीं लिखेंगे। इसके अलावा है कैरिज इनवर्ड दिया हुआ है तो हम उसे लिखेंगे टू कैरिज इनवर्ड 30,000 रुपीज। कॉइल, गैस और वाटर, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री में यूज़ किए जाते हैं ये कॉइल, गैस और वाटर। टू 15,000 रुपये। ठीक है। इसके अलावा रिपेयरिंग दिया हुआ है, तो रिपेयरिंग का जो एक्सपेंसेस है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लियर नहीं बताया कि रिपेयरिंग किस चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, मशीन हो या कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग की रिपेयरिंग हो, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे और इसे भी हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे। लास्ट में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 5,50,000 रुपये। इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। अभी यहाँ मार्केट वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू दोनों नहीं दी हुई है, तो जो भी वैल्यू दी है उसी को हम लिखेंगे इसमें 5,50,000 रुपये। अब सभी आइटम्स हमारे आ गए ट्रेडिंग अकाउंट में। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो हमने यहाँ लिख दिए। इसके अलावा क्रेडिट साइड में आता है बाय सेल्स, ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें इसमें करना है सकल लाभ या हानि, हमें पता करनी है कि सकल लाभ हुआ है या सकल हानि हुई है और कितने से हुए हैं। तो इस साइड का हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 42 लाख रुपए, 42 लाख रुपीज। और इस साइड का टोटल अगर हम करें तो टोटल हमारा आ जाएगा 20,90,000 रुपये। यहाँ की टोटल कम आ रही है और इस साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है, और जब भी क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट साइड में लिखते हैं। अगर इस साइड की टोटल ज़्यादा होती तो वो ग्रॉस लॉस कहलाता। ठीक है। प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारा 17,10,000 रुपये, वो हम यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 17,10,000 रुपये और दोनों साइड का बैलेंस हमारा 42 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इसे मैं यहां लिख देती हूँ रफ करके, टू ग्रॉस प्रॉफिट 17,10,000 रुपीज। इस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बहुत अच्छे से आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।